बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रातुल्लाह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड, कि बेसिक ह्यूमन नीड क्या है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WHO। इसके अलावा इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जेनेरिक BSN GBSN का फ्रेमवर्क क्या है, और इसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ह्यूमन नीड से, कि ह्यूमन नीड क्या है। नीड और समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, नीड क्या है? नीड देखिए वो सब्सटेंस जो किसी हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म उसी नीड के मुताबिक अगर वो नीड उस ऑर्गेनिज्म को पूरी हो जाए तो वो हेल्दी लाइफ को प्रोसेस कर सकती है। दूसरा है आपके पास वांट, डिस्टिंग्विश फ्रॉम वांट। देखिए नीड और वांट में फ़र्क है। वांट समथिंग यू डिज़ायर, आपकी ख्वाहिशात। वांट तब बनते हैं कि मिसाल के तौर पर जब आप अपने रिक्वायरमेंट की असेसमेंट करते हैं और उसके बाद जो होती है वो वांट्स होती है। यानी नीड लाइफ के लिए ज़रूरी है, वांट ज़रूरी नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा विश होते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी काज अ क्लियर एडवर्स आउटकम, डिसफंक्शन आर डेथ। देखिए नीड की अगर डिफिशियंसी आ जाए तो वो डिसफंक्शन भी काज कर सकते हैं, मतलब कोई डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेसिक नीड ना मिले तो डेथ भी काज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्रॉपर वाटर नहीं मिलती, इम्प्योर वाटर मिलती हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर मिलती है, तो चूँकि प्योर वाटर आपका बेसिक नीड है, अब कंटेमिनेटेड वाटर जो आपको मिल रही होती तो ये आपका बेसिक नीड नहीं है। तो कंटेमिनेटेड वाटर आपके अंदर वाटर बर्न डिजीज़ काज कर सकती है। इस तरह अगर प्रॉपर फूड आपको नहीं मिल रहा, प्रॉपर फूड आपका बेसिक नीड है, और अगर प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा तो आपके अंदर फूड बर्न डिजीज़ काज कर सकती है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एक मतलब कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल करते हो तब आपको डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन नीड का, तो 3 टाइप ऑफ ह्यूमन नीड। सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव नीड या फिजिकल नीड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नीड या फिजिकल नीड जिसको आप फिजिकली सेंस कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। एग्जांपल है फूड, ठीक है, शेल्टर, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, दिस इज़ फिजिकल नीड और ऑब्जेक्टिव नीड। ठीक है, प्रॉपर फूड का होना ये भी अब फिजिकल नीड में आते हैं। एक शेल्टर, शेल्टर रिहाइश का, यानी आपको एक प्रॉपर हाउस होनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी, और इस हाउस में आप सिक्योर भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि फॉरेन से कोई एनिमल आप पर अटैक ना करे। दूसरा आपका होते हैं सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल नीड। तो सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल नीड में क्या आती है? वो नीड जिससे आप मेंटली ठीक हो, मेंटली ठीक हो। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो नीड आपको ना मिले तो उन नीड की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो तो आप मेंटल स्टेटस आपका ठीक होते हैं। उसमें आता है सेल्फ इस्टीम, और दूसरा आपका होता है इफेक्शन। सेल्फ इस्टीम का मतलब ये होता है कि जब लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग आपका रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप लोगों का रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा आपके पास आते हैं इफेक्शन। इफेक्शन का मतलब ये है कि लोगों का आपके पास बर्ताव जो होती है वो ठीक होता है। लोगों का आपको उसके साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिलेशनशिप ठीक होते हैं। बट इट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपका रिलेशन ठीक नहीं है अपने वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उससे बंदा मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड के अंदर आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी अगर एक बंदे को प्रॉपर फूड भी मिल रहा होता है, शेल्टर भी, वो सिक्योर भी होती हैं, लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप भी ठीक होते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, तो उसका लास्ट ऑप्शन होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये कि वो फिर शोहरत चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं ताकि दुनिया में ज़्यादा लोग मेरा पहचान कर सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैस्लो हायरार्ची की बात करें, याद रखना मैस्लो हायरार्ची हमेशा ये एमसीक्यूज में आते हैं कि ये ह्यूमन नीड के बेस पर बनाई गई है। ठीक है, तो मैस्लो की बात हम ज़रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, या अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था साइकोलॉजी के। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट था तो जाहिर सी बात है तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटर ऑफ मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड, तो मैस्लो ने एक थ्योरी पेश की अबाउट ह्यूमन बेसिक नीड के बारे में, अ 5 स्टेज ट्रायंगल।
ये एक 5 स्टेज ट्राइंगल है। एज्यूम दैट अ पर्सन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई टू मोर बेसिक नीड बिफोर डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड सेटिस्फाइंग अ प्राइमल नीड। उसने ये बात की मैस्लो ने कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर इंसान के लिए सबसे पहला लावर नीड लाजमी है। जब उसको लावर नीड मिलेगा वो तब हायर नीड तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर उसको लावर नीड नहीं मिल रहा तो वो हायर नीड तक नहीं पहुंच सकती। किस तरह, वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये जो मैस्लो ने पेश की, मैस्लो ने कहा कि ये आपके पास एक ट्राई एंगल है और इस ट्राई एंगल में 5 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 5 स्टेप हो गई। और यह भी एक ट्रायंगल फॉर्म है। तो उसका सबसे पहला जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या आती है? ब्रीथिंग, यानी आपके पास एक प्रॉपर एयर होनी चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, क्योंकि अगर एयर प्रॉपर ना हो तो आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर एयर, प्रॉपर फूड भी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फूड ना हो, कंटिमिनेटेड फूड हो तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, आपका प्रॉपर सेक्स, प्रॉपर टाइम पे आपका स्लीप भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी ज़्यादा स्लीप भी नहीं और स्लीप कम भी नहीं, बल्कि प्रॉपर स्लीप, होम्योस्टेसिस भी प्रॉपर होनी चाहिए और एक्सक्रीशन। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड है। अब अगर फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाएगी तो हमने जाना होगी सेफ्टी पे। ठीक है, तो सेफ्टी के सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, यानी आपकी अपनी ज़ाती, अपनी इंडिविजुअल सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो नौकरी है, उसका भी क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। रिसोर्स ऑफ मर्टेलिटी, जिस ज़राए से आप पैसा कमाते हो वो भी सिक्योर होनी चाहिए। फैमिली भी सिक्योर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आए तो हेल्थ प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली ट्रीट भी कर सकें, तो ये आपका सेफ्टी में आया। तो अगर सेफ्टी नीड हमारी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जाएंगे लव एंड बिलोंगिंग पे। लव एंड बिलोंगिंग में हमने देखना होगा कि हमारा जो फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और उस हमारा फैमिली के साथ भी रिलेशन ठीक होनी चाहिए। और सेक्सुअल इंटीमेसी का मतलब है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो भी एक प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, तो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी दिस और बेसिक नीड। वाइल लव एंड बिलोंगिंग जो है ना, ये आपके पास साइकोलॉजिकल में आती है। ठीक है, एस्टीम भी, एस्टीम, ये दोनों साइकोलॉजिकल नीड में आती है। ठीक है, तो हम एस्टीम की बात कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि जो लोग जब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नीचे लिखा है कि रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, लोग फिर आपका रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग आपका भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, बाहर के रिस्पेक्ट ऑफ समबडी के लोग आपको इज्जत दे, ये भी आपको एक नीड है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये क्या है? ये हायर नीड के अंदर आते हैं। कौन सी नीड के अंदर? हायर नीड के अंदर। और जो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी है ये लोअर नीड के अंदर आती है आपकी। ठीक है, बाहर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होती है? एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, कि आप हकीकत को एक्सेप्ट करें। लेग ऑफ प्रेसेजेस, लोग आपको धोखा ना दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये कि बाज़ ऐसे काम होते हैं जो आपने खुद करना होगी। ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिविटी, आप एक क्रिएटिव होनी चाहिए। मतलब बाज़ प्रॉब्लम ऐसे होती हैं जिसका सोल्यूशन किसी बुक, किसी थ्योरी के अंदर नहीं होती, ताकि आप एक पॉजिटिव सोल्यूशन उसका निकालें। एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास हुई मेस्लो हायरार्ची। मेस्लो ने जिस तरह स्टार्ट में कहा था कि सबसे पहला लाजमी है लावर नीड, बेसिक नीड। इसके बाद आप जाएंगे हायर नीड पर। मिसाल के तौर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हायर नीड, और फिजियोलॉजिकल नीड सेफ्टी है आपके पास लोअर नीड। अब अगर आपको लोअर नीड नहीं मिल रहा तो आप हायर नीड पे नहीं जा सकते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे तो आप तब जा सकते हैं जब आपका ये दो कम से कम कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये हुआ मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक ह्यूमन नीड। मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड इज बेस्ड ऑन थ्योरी दैट समथिंग विल बी कॉल्ड बेसिक नीड। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो मेस्लो ने हायरार्ची पेश की वो ह्यूमन बेसिक नीड के ऊपर। उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि दूज नीड आर नॉट मेट काज इलनेस। ठीक है, अगर एक बंदे को बेसिक नीड नहीं मिल रहा तो उसको कोई इलनेस, कोई डिजीज़ लग सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा
तो उसको रिस्पायरेटरी एयरवे या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, इम्प्योर वाटर मिल रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर मिल रहा है तो वाटर बर्न डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा दूज नीड आर मेट कैन प्रिवेंट इलनेस। लेकिन अगर किसी बंदे को उसका बेसिक नीड मिल रहा है तो वो किसी डिजीज़ से बच सकता है। दूज नीड आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आर वेलनेस। अब अगर वो नीड किसी बंदे को मिल जाती है तो वो बंदा हेल्थी होती है, वेल होता है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस इफ़ दिस नीड आर नॉट मेट। अब दूसरी बात ये कि अगर वो नीड किसी बंदे को नहीं मिल रहा तो वो उसको लगता है कि शायद मुझसे कोई चीज़ गुम हो गई है, ठीक है, ठीक है। देयर इज़ अ सेटिस्फेक्शन इफ दिस नीड आर मेट। और अगर वो नीड मिल जाए तो वो बंदा सेटिस्फाई होती है, ठीक है। यानी अगर वो बेसिक नीड किसी इंसान को आप प्रोवाइड ना करें तो वो एक अनसेटिस्फाई खुद को समझते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिए नीड तो वो एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 10 बेसिक ह्यूमन नीड की बात करें तो जो 10 बेसिक ह्यूमन नीड है उसमें सबसे पहला है क्लियर इन्वायरमेंट, ठीक है। हर इंसान के लिए लाजमी है कि हम उसको क्लियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लियर ना हो तब इसी इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शस एजेंट होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर का एक प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं किया तो उसको डिफरेंट डिजीज़ लग सकते हैं। इसके अलावा क्लॉथिंग, एक प्रॉपर क्लॉथिंग भी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन फूड, उसको एक प्रॉपर फूड मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शेल्टर, उसको एक प्रॉपर शेल्टर, एक रिहाइश गाह देनी चाहिए। हेल्थ केयर, उसको कोई प्रॉब्लम पेश आई तो फिर उसकी हेल्थ का केयर करना पड़ेगी। कम्युनिकेशन, उसके साथ अच्छे राबिता अच्छे तरीके से कांटेक्ट भी करना होगी, ठीक है। फ्यूल एंड लाइटनिंग, एनर्जी, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी भी रिक्वायर है। एसेस टू एजुकेशन, अगर उसको किसी नॉलेज की ज़रूरत है तो उसको हम नॉलेज भी देंगे। कल्चरल एंड स्पिरिट एंगेजमेंट, इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कल्चर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पिरिट होते हैं, हमने उसकी भी ख्याल रखना होगी। मिसाल के तौर पर कभी नॉन मुस्लिम्स होते तो नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आएंगे, या बाज़ लोगों का कल्चर डिफरेंट होते हैं, पठान पंजाब क्या क्या, तो सबको अपने अपने कल्चर को अलाउड देना होगा, ठीक है। तो ये 10 बेसिक नीड है। इसके अलावा अगर हम WHO की बात करें, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसी चैप्टर का, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड इन 7 अप्रैल 1948। WHO कब बनाई गई, कब इस्टेब्लिश किया गया? 7 अप्रैल 1948 को। और इसी वजह से एवरी ईयर 7 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की इस्टेब्लिश हुई, इसलिए हर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो कभी कभार MCQs दिया जाता है कि एवरी ईयर 7 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज ऑप्शन होगा वर्ल्ड हेल्थ डे, या आपको होगा कि वर्ल्ड नर्सिंग डे, और इसके अलावा किडनी डे, हार्ट डे, तो वो होगा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाई जाती है, ठीक है। और जो नर्सिंग डे है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे, वो हमें मनाए जाते हैं 12 मई को, क्योंकि 12 मई पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई, ठीक है। अब WHO है क्या? ये एक नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इसकी हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। ये WHO एक नॉन पॉलिटिकल इदारा है, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी है, इसमें पॉलिटिक्स की कोई, सियासत की कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ये जो इदारा है इनका काम है कि जब ग्लोबली, इंटरनेशनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए, मतलब कोई डिजीज़ लग जाए, तो इस इदारे का काम होती है कि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करें, इसके लिए प्लानिंग करें, इसको हम किस तरह ट्रीट करें, किस तरह कंट्रोल करें। मिसाल के तौर पर अब कोरोना आई थी, कोविड था, तो कोविड को कंट्रोल करने के लिए WHO ने मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिश की, ठीक है, कि आप सैनिटाइजेशन यूज़ करें, फेस मास्क यूज़ करें, मतलब डिफरेंट फासला रखिए, 3 फुट से ज़्यादा फासला रखिए, ठीक है, फलाना फलाना वैक्सीन लगवाए, ठीक है। ये WHO का सिर्फ फंक्शन, काम ये होते कि वो इंटरनेशनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहती, ठीक है। पॉलिटिक्स के इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें विज़न, कि WHO का विज़न क्या है, ठीक है। विज़न है
बाई ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। WHO का विजन ख्वाब ये है कि हम तमाम लोगों को हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करें, तमाम लोगों को हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करें। मिशन, इसका मिशन क्या है? मिशन इसका ये है टू लीड स्ट्रेटेजी कोलेबरेटिव एफर्ट अमंग मेंबर स्टेट्स एंड अदर पार्टनर टू प्रमोट इक्विटी इन हेल्थ, टू कम्बट डिजीज एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेंथ एंड द लाइफ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उसका मकसद ये है कि हम एक अच्छे तरीके से कोशिश करें, किस चीज़ की, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, और हम पार्टनर बने, अपना फ्रेंड बने, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की हेल्थ को यकसा बना सके, डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सके, लोगों की हेल्थ की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, लोगों की ज़िंदगी को तावील बना सके सारी दुनिया के अंदर। यानी इसका मिशन ये है WHO का कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर अपना पार्टनर बनाएं। ठीक है, हमारा ओ कोशिश कोलेबरेटिव एफर्ट, यानी एक अच्छे तरीके से कोशिश करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर जब भी कहाँ पे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो इन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कंट्रोल करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम हेल्थ को इक्वल बनाएं, डिजीज़ को कम्बट करें, कंट्रोल करें, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और ज़िंदगी को तावील करें। ठीक है, ज़िंदगी की तावील का मतलब ये नहीं कि वो किसी को उम्र बढ़ा सके, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिज़ीज़ है और उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो बंदा जल्द मर सकता है, लेकिन अगर उसको आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और वो पे रिकवर हो जाए उस डिज़ीज़ से, तो ये आपने उसकी लाइफ को लेंथनाइड किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जेनेरिक बेसिन की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें, इस फ्रेमवर्क में सिर्फ हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, बाकी सेमेस्टर के साथ नहीं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 1 है FON 1, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश 1, कंप्यूटर स्किल। तो FON का टोटल क्रेडिट है 4, माइक्रोबायोलॉजी का है 3, एनाटॉमी का है 3, बायोकेमिस्ट्री 3, इंग्लिश 2, कंप्यूटर 1। वो किस तरह, इसमें टो क्रेडिट, FON की टो क्रेडिट है थ्योरी की, टो क्रेडिट है स्किल की। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी की 2.50 क्रेडिट है थ्योरी की और 0.5 है स्किल की। ठीक है, इस तरह अगर आप एनाटॉमी की बात करें 3.0 थ्योरी की, यानी एनाटॉमी के अंदर स्किल नहीं है, और बायोकेमिस्ट्री में 2.0 थ्योरी के साथ रिलेटेड है और 1.0 स्किल। ठीक है, और इंग्लिश में 2.0 वो थ्योरी की और कंप्यूटर का 1 है वो भी थ्योरी की। ठीक है, ये हमारे पास जो फ्रेमवर्क है GBSN का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी तरह 8 सेमेस्टर की टोटल फ्रेमवर्क है। हम बात करते हैं नर्सिंग की डिफिनीशन। It is the diagnosis and treatment of human response to actual or potential health problem, ANA। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980 में नर्सिंग की डिफिनीशन कुछ इसी तरह किया, डायग्नोसिस, कि हम एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोज करें, उसकी तशख़ीस करें, उसकी अलामत को फाइंड आउट करें, और जब ये हमें मालूम हो जाए तो उसको हम ट्रीटमेंट भी दें। ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने इस डिफिनीशन किया। Nursing is an art or science that involve working with individual, family and community to promote wellness of body, mind and spirit। इसका क्या मतलब है? साइंस का मतलब ये कि मतलब साइंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरी पढ़ाई जाती है और आर्ट के अंदर जो उसकी प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, नर्सिंग का काम क्या है कि मिसाल के तौर पर वो किसी इंडिविजुअल को भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली को, कम्युनिटी को। इस केयर की प्रोवाइड होने का मकसद क्या होती है कि वो उसी इंडिविजुअल को वेल करे, उसको मेंटली सेट करे, स्पिरिचुअल भी सेट करे। ठीक है, यानी ये वो आर्ट है, ये वो साइंस है, वो थ्योरी और वो प्रैक्टिकल काम है जिसमें आप किसी इंडिविजुअली को मेंटली सेट करते हैं, फिजियोलॉजिकली सेट करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली उसको सेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ एसेसिंग द इंडिविजुअल सीक आर वेल in the performance of those activity contributing to health or its recovery or peaceful death that he will perform unaided if he had necessary strength, will or knowledge
and to do this in a such way as to help him again। ठीक है, ये डिफिनीशन किसने की? वर्जीना हेंडरसन ने की 1980 में। उसने इसको किस तरह डिफाइन किया? उसने इसको इस तरह डिफाइन किया कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो वो हो सकता है कि आपके पास क्या हो? इल हो। वो सिक भी हो सकता है, वो वेल भी हो सकता है। तो अगर वो सिक है, वो बीमार है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको केयर प्रोवाइड करें, ट्रीट प्रोवाइड करें और उसकी एबनॉर्मेलिटी ख़त्म करें। लेकिन अगर वो वेल था, तो आपकी कोशिश होगी कि उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ़ हेल्प प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट रिकवर हो सकता है, तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रिकवरी उसको नहीं हो सकती, तो आपको कोशिश होगी कि वो डेथ डेथ के स्टेज में तो है, लेकिन उसको एक पेसफुल डेथ मिले। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने की? वर्जीना हेंडरसन ने। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग प्रोसेस की, नर्सिंग प्रोसेस अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज्ड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रमोट वेलनेस। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें सबसे पहला आपने प्रॉब्लम को एसेस करना है, मतलब पेशेंट की वाइटल साइन वगैरह चेक करना है। उसके बाद आपने नर्सिंग डायग्नोज करना है, जब मतलब डिजीज़ का साइन सिम्टम मालूम हो और डिजीज़ आपने कंफर्म की। डिजीज़ कंफर्म की तो फिर आपने प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है कि अब हम उसको शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल है। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, ट्रीटमेंट देना है और ट्रीटमेंट देने के बाद आपने लास्ट स्टेप में इवोल्यूशन करना है, उसका रिज़ल्ट चेक करना है। यानी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आप सबसे पहले किसी पेशेंट को असेस करेंगे, जब उसके साइन सिम्टम मालूम हो जाएंगे तो फिर आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद आप पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और लास्ट में उसके रिज़ल्ट चेक करेंगे। ये सारे स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का ही है। ठीक है, इन असेसमेंट के अंदर क्या होती है कि आप डेटा को गैदर करते हैं। डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा होती हैं और इसके अलावा सब्जेक्टिव डेटा होती है। इसके अलावा इसके ऊपर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर बाहर के। लेकिन इतना याद रखना, एनालाइजिंग एनालाइजिंग के अंदर क्या होते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम को हम डियाग्नोज करते हैं। ठीक है, फिर होती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम दो तरह की गोल्स बनाती है, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो गोल्स कि फॉर एग्जांपल पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है और हॉस्पिटल में आप उसको केयर प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म गोल, और वो बंदा फिर ठीक हो जाता है। और लॉन्ग टर्म गोल बात ऐसी बीमारियाँ होती है कि हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इतना लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम हॉस्पिटल में स्टे नहीं दे सकती, फिर उसको हम घर पे भेज देते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं ना घर वालों को कि आप लोगों ने घर में इसको इसी तरह से उसका ख्याल रखना होगी, तो ये लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। इसके बाद होती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और लास्ट है इवलवेटिंग। इवलवेटिंग अपने रिजल्ट चेक करना है कि मैंने जो ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड की, अब उसी ट्रीटमेंट की वजह से उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ नॉर्मल की तरफ गया या एबनॉर्मेलिटीज़ और भी सीवियर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहला आपने किसी पेशेंट की, किसी क्लाइंट की, आपने उसकी हेल्थ केयर स्टेटस चेक करना है कि इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो इस्टेब्लिश प्लान टू मीट देयर आइडेंटिफिकेशन नीड। फिर आपने प्लानिंग करना है कब इस पेशेंट को ज़रूरत क्या है, कि हम क्या दें ताकि इस पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी को कंट्रोल करें। और फिर क्या करना है, एम टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। और जब आपने डायग्नोज किया, फिर प्लानिंग किया और आपने स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डरली सिस्टमिक सेंट्रल टू ऑल नर्सिंग केयर। अ, दूसरी बात ये कि आप मिसाल के तौर पर जब किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे से केयर को प्रोवाइड करना होगी। जिस तरह की हमने बात की कि सबसे पहले असेसमेंट करना होगी, डायग्नोसिस करना होगी और इसी तरह ये जो 5 स्टेप है तो एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, इनकम्पासेस मीन्स कवर ऑल स्टेप टेकन बाय द नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट। ये सारे स्टेप ये तब आपने करना होगी जब कोई नर्स किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गई। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहला
आपके पास ये नर्सिंग प्रोसेस की 3 स्टेप थे, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था आपके पास, वो था असेसमेंट, स्टेप नंबर 2 था प्लानिंग और स्टेप नंबर 3 था इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फिर 1959 में, 61 में, 63 में, ठीक है, तो इन 3 टाइम पे 1959, 61, 63, तो इसी टाइम में एक और स्टेप भी वहाँ पर ऐड की गई, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आई थिंक 1973 के अंदर एक और स्टेप भी ऐड की गई डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। बाहर के ये तो काफ़ी डिटेल की कहानी है, लेकिन जितना इसी स्लाइड में, बस इस स्लाइड को रीड आउट करें और समझें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।